चलिए फिर संडे का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। आज क्या करते हैं हम लोग, आज देखो 36 से 40 तक जो भी प्रश्न आपके पिछले वीक में लिखे गए हैं वहां से कुछ अच्छे आंसर्स उठा लिए जाते हैं, उनके फॉर्मेट पर डिस्कस किया जाता है। हालांकि डे 40 तक आपके जो आंसर्स हैं वो इवेल्युएट होकर के आपको मिल चुके हैं, मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। देखो 48 घंटों के अंदर आपका इवेल्युएशन हो जाता है। अब क्या करेंगे, कुछ बेहतर आंसर वहां से उठाएंगे जैसा हम पीछे करते चले आ रहे हैं, और उनके फॉर्मेट पर डिस्कस कर लेंगे ताकि कुछ आप यहां पर एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर सको कुछ अच्छे आंसर देखकर, अगर आप वहां ग्रुप्स पर नहीं देखते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो डे 38 का यह आंसर है आपका। अभी आपका क्या चल रहा है वहां पर, पॉलिटी चल रहा है। देखो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है, तो यह प्रश्न जो होंगे इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे आपके। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है, बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व तथा इससे उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न पे आपको पहले क्या समझना है कि ये देखो पार्ट डिवाइड करने हैं। एक तो प्रश्न की प्रमुख डिमांड है महत्व पर, दोनों राष्ट्रों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में महत्व को पहले बताना है कि दोनों के मध्य जो संबंध हैं एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरा कहां पर देखो अटैक करना है, चुनौतियों पर, यानी कि फिर भी इन संबंधों में इतना महत्व है दोनों के लिए, लेकिन फिर भी अभी कुछ चुनौतियां विद्यमान है। वह चुनौतियां कौन कौन सी हैं, और चुनौतियों के साथ अपना आंसर कभी कंप्लीट मत करना जब 200 शब्दों में लिखा जाए, है ना, लिखने को दिया जाए। क्योंकि अब अगर आप चुनौतियां बता करके अपना आंसर खत्म कर दोगे तो आपने वहां पर समाधान तो सुझाए नहीं, सोल्यूशंस तो दिए ही नहीं, तो बिना सोल्यूशन के आपका उत्तर क्या है, इनकम्प्लीट माना जाएगा, है ना। आप क्या है, एज ए प्रशासक जब आपकी नियुक्ति होगी तो आपसे किसी भी चुनौती पर समाधान की अपेक्षा की जाएगी। जब प्रश्न अगर 125 शब्दों में आ रहा है, केवल चुनौतियों पर ही आपको लिखना है, फिर भी वहां वे फॉरवर्ड में कुछ आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ कंक्लूजन देना ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। देखो पहले कैंडिडेट ने क्या किया है, इंट्रोडक्शन बनाया है, और इंट्रोडक्शन में बेहतर होता है कि दोनों के मध्य जो भी संबंध हैं, चाहे आर्थिक, लोकतांत्रिक, व्यापारिक दृष्टिकोण से हैं, वो बताने हैं, और उन्हें बताते हुए एक पॉजिटिव आपको क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन बनानी चाहिए। तो वही देखो किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर देखिए इस तरीके से है कि भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान दोनों ही लिखित संविधान है और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने भीतर निहित किए हुए हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय हितों के साझा क्षेत्र, आतंकवाद विरोधी जैसे साझा मुद्दों पर दोनों के मध्य जो संबंध है वो टिके हुए हैं, और यही देखो बढ़िया भूमिका हो जाती है भारत और अमेरिका के मध्य में। फिर बात करनी है आपको, बदलते वैश्विक परिदृश्य में भी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को दिखाना है, और संबंधों से रिलेटेड कुछ डेटा यहां पर दिया हुआ है। देखो कैंडिडेट ने यहां पर डेटा इन ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है कि दोनों देशों के मध्य जो संबंध है वो कितने महत्वपूर्ण है। और आपके पास भी अगर डेटा रहा करे, डेटा बुक आप बनाइए, तो सभी राष्ट्रों से संबंधित जो वर्तमान डेटा हुआ करे उसको नोट डाउन कर लिया करो। पहला है, देखो दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 128 बिलियन का है आपका, 128.55 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच में व्यापार है, पहले यह बता दिया गया। दूसरा बताया कि जो एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य कौन है, अमेरिकी भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है। ठीक है, तीसरा बताया है कि तीसरा पॉइंट यह दिखाया है कि अमेरिका जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है, यानी कि डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो अमेरिका तीसरा स्थान रखता है वहां पर, और यहां आप सिपरी रिपोर्ट जो है आपका उसको रेफरेंस भी दे सकते हो। ठीक, और भारत और अमेरिका के साथ जो व्यापारिक अधिशेष की स्थिति रहती है, ये पता होना चाहिए कि दो ही राष्ट्र हैं, एक आपका यूके है, दूसरा आपका अमेरिका है, जिनके साथ टॉप 10 में आपका भारत का व्यापार जो है अधिशेष की स्थिति में रहता है। तो ये देखो महत्वपूर्ण डेटा है जिसके माध्यम से आप भारत और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध है, ये डेटा के माध्यम से अपनी कही हुई बात को जो इंट्रोडक्शन में आपने कही है उसको और ऑथेंटिक कर सकते हो। फिर आगे बढ़ो, आगे बताओ आप भाई महत्व कैसे रखते हैं। जब भी महत्व वाले एंगल पर सोचना है, पहले डायमेंशन समझ लो। महत्व जब भी लिखो तो पहले यह समझो कि भारत के लिए अमेरिका कैसे महत्वपूर्ण है, दूसरा आप सोचोगे अमेरिका के लिए भारत कैसे महत्वपूर्ण है। 3 से 4 पॉइंट्स आपको वहां मिलेंगे, 3 से 4 पॉइंट्स आपको उस एंगल पर मिल जाएंगे कि भाई अमेरिका के लिए किस दृष्टिकोण से भारत महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए भी तो महत्वपूर्ण होगा, तभी तो द्विपक्षीय संबंध जो है बेहतर होंगे, और भारत के लिए भी अमेरिका महत्वपूर्ण होगा। तो इन्हीं बिंदुओं के रहते, इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं डायमेंशन पर जब आप अपने पॉइंट्स निकालोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। जैसे, और देखो दोनों के कहीं ना कहीं साझा हित भी रहेंगे। जैसे इंडो पैसिफिक जो ओशियन है आपका क्षेत्र है, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है, और चूंकि चाइना और यूएसए की आप जानते हैं इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में आपको चाइना को अगर काउंटर करना है, चाहे वो भारत को काउंटर करना हो चाहे अमेरिका को काउंटर करना हो, तो दोनों के लिए ही बहुत जरूरी हो जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों का सहयोगात्मक रवैया। ठीक, दूसरा है आतंकवादी जो संगठन है, इनके वित्त पोषण के लिए, है ना, इनके वित्त पोषण को कमजोर करना है और इनके संचालन को कमजोर करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, भारत और अमेरिका दोनों ही मिलकर जब आगे आएंगे एक साथ, तभी यह हो सकता है, तभी रोकथाम इसकी की जा सकती है। तीसरा आप बताओ, जो वर्तमान समय में
जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भारत और अमेरिका को साथ आना जरूरी है। ठीक है, समझना ध्यान से। आर्थिक दृष्टिकोण पर सोचना है, भू राजनीतिक दृष्टिकोण पर सोचना है, व्यापारिक दृष्टिकोण पर सोचना है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आप सोच सकते हो। तो इन सारे बिंदुओं पर आपको क्या देखना है कि किस तरीके से अमेरिका महत्वपूर्ण है भारत के लिए और भारत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। फिर आप बताओगे तो व्यापार, उड्डयन और रक्षा खुफिया क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। अब प्रौद्योगिकी का जो हस्तांतरण होता है विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर होगा। स्वाभाविक सी बात है, तकनीक उन्नत किसकी होगी? विकसित राष्ट्र की, अर्थात अमेरिका की। तो अमेरिका से जो तकनीकी का हस्तांतरण है वो भारत के लिए बहुत जरूरी है। और अमेरिका के लिए भारत एक बड़ी बाजार के रूप में रहता है। जैसे रक्षा के उपकरणों की जो आपूर्ति करता है वो भारत एक बड़ी बाजार है अपने आप में। तकनीक का जो हस्तांतरण करेगा, बदले में भारत को, अमेरिका को क्या मिलेगा भाई? बदले में अमेरिका को मिलेगा पैसा, है ना। और अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र भी है, तो इसलिए भारत एक बड़ी बाजार के रूप में अमेरिका को दिखाई देता है। एफडीआई सोर्स के रूप में भी देखो अमेरिका भारत के लिए प्रमुख स्रोत है। इसके बाद में जियोपॉलिटिकल एंगल पर जाओगे तो जो इंडो पैसिफिक रीजन की बात की गई है, इस लिहाज से देखो क्वाड भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्वाड के माध्यम से ये आपके नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहा है भारत। क्लियर। और कोविड-19 के दौरान देखो पीछे देखा भी गया कि दोनों राष्ट्रों ने, भारत और अमेरिका ने, एक दूसरे के मध्य सहयोगात्मक रवैया अपनाया हुआ था। तो इन सारे डायमेंशंस पर आपको सोचना है और बताना है कि भारत अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है और अमेरिका भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर भैया चुनौतियां कहां पर आ रही हैं? ये महत्व वाले पॉइंट पर अटैक किया, फिर हम चुनौतियों वाले पर आए। चुनौती सबसे बड़ी देखो अमेरिका और भारत के बीच में समझो तो पहली चुनौती क्या है? रूस। अब रूस, दूसरी चुनौती देखो एक चाइना वाला एंगल, तीसरी चुनौती एक अफगानिस्तान वाला एंगल या पाकिस्तान वाला एंगल आप बता सकते हो। चौथी चुनौती देखो अमेरिका का खुद का अपना एक रवैया है ना। अमेरिका पर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि अमेरिका क्या होता है, अपने हितों को देखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव कर देता है। तो इस तरीके से देखो बहुत सारे डायमेंशन है आपके सोचने के। तो वही देखो कैंडिडेट ने हिट किया है, पहले रशिया को लेकर के बताया कि रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं, इससे अमेरिका भारत के संबंधों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरा अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर के देखो, अमेरिका पाकिस्तान की निकटता बढ़ती है तो इसके चलते भारत के साथ देखो संबंध प्रभावित होते हैं। लेकिन अभी के समय में क्या है, चाइना और पाकिस्तान की जो निकटता है बढ़ रही है। इस संदर्भ में ही इसको काउंटर करते हुए भारत और अमेरिका के बीच नजदीकी देखी जा रही है। ठीक। और दूसरा चाइना को भी काउंटर करना बहुत जरूरी है क्योंकि चाइना भी हमारा एक बड़ा व्यापारिक, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। और डब्ल्यूटीओ को लेकर के देखो यहां मुद्दा है एक, डब्ल्यूटीओ को लेकर के क्या मुद्दा रहता है, जो सब्सिडी वाला एक एंगल है, या आपका विकसित और विकासशील देशों को लेकर के जो तकनीकी हस्तांतरण वाला मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन पर है मुद्दा। तो ये सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पर विकसित और विकासशील देश सामने खड़े नजर आते हैं। इसी में भारत और अमेरिका भी आमने सामने खड़े नजर आते हैं। फिर रूस यूक्रेन का मुद्दा है। देखो भारत जो है रूस का भी सहयोगी राष्ट्र है, भारत और रूस के बीच बेहतर संबंध रहे हैं। और वहीं अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका देखो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो यहां भारत और अमेरिका के बीच मतभेद पैदा हो रहा है। फिर H1B वीजा को लेकर के आपका मतभेद देखा गया, बौद्धिक संपदा को लेकर के देखो मतभेद है। ये सारे जो हैं आपके मुद्दे भारत और अमेरिका के बीच एक चुनौती बने हुए हैं। यहाँ एक लास्ट लिखा हुआ है डेटा संप्रभुता को लेकर के। देखो डेटा ग्लोबलाइजेशन की जहां पर बात की जाएगी विकसित राष्ट्रों के द्वारा, वहीं पर जो भारत जैसे राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, ये बात करेंगे डेटा के लोकलाइजेशन की, डेटा के स्थानीयकरण की। यानी कि हमारा डेटा है हमारे पास ही रहने दो, उसको ग्लोबल करने की जरूरत नहीं है। डेटा पायरेसी की समस्या यहां पर आ सकती है। तो ये सारे बिंदु हैं जिन पर देखो बात करने की जरूरत है। ये सारे मुद्दे हैं और ये सारे मुद्दे भारत और अमेरिका के बीच में जो चुनौती बने हुए हैं। ठीक। अब आगे की राह में जब भी आप लिखोगे तो आगे की राह में जो भी है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो साझा हित हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करो, फिर उनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। पहला तो ये बताया आपने। दूसरा आप बताओगे P2P। देखो P2P, पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है और ये कहीं भी आप वे फॉरवर्ड में लिखना ध्यान रख लो, ये कीवर्ड होते हैं कुछ, जैसे P2P 2+2 डायलॉग है। कुछ ही राष्ट्र हैं जो आपके जिनके साथ भारत 2+2 डायलॉग करता है, उसमें आपका अमेरिका भी शामिल है। वैसे ही P2P जो होता है आपका पब्लिक टू पब्लिक जो कांटेक्ट होता है, इसके माध्यम से जो सांस्कृतिक आपका आदान प्रदान है नीतियों का, ये बेहतर हो सकता है। कई मतभेद हैं जो P2P कांटेक्ट के माध्यम से खत्म किए जा सकते हैं। और इसमें आपको देखो सांस्कृतिक सहयोग, सामाजिक जो सहयोग है, इसको भी बढ़ावा देना है। फिर आपको बताना है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, यहां देखो स्वतंत्र और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए आपको सहयोग करने की जरूरत है। यानी कि यहां पर कोई भी राष्ट्र हो या भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध होने चाहिए वो एकदम स्वतंत्र होकर के और नियम आधारित होने चाहिए, है ना। यह नहीं है किसी क्षेत्र विशेष का यहाँ प्रभाव या प्रभुत्व जो है ज्यादा देखने को मिले, उसे ही तो काउंटर करना है। जो चाइना का यहाँ पर प्रभुत्व जो बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका को यहाँ अपनी दावेदारी मजबूत करनी पड़ेगी। ये देखो आपको वे फॉरवर्ड में चीजें बतानी है, फिर कंक्लूड कर देना है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। ये प्रश्न की प्रमुख डिमांड थी और डिमांड पर ही हिट किया गया है। क्या है, पहले एक इंट्रो बनाया,
इंट्रो के साथ चुनौतियां बताई, चुनौतियों के साथ इंट्रो के साथ पहले महत्व बताया, क्योंकि प्रश्न में पहले डिमांड थी महत्व की, इंपॉर्टेंस बताते हुए दोनों के बीच में फिर चुनौतियां बताई और चुनौतियों का समाधान खोजते हुए ही वे फॉरवर्ड दे दिया गया। याद रखना ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फ्रेमवर्क आपको समझने की जरूरत है। जब ये फ्रेमवर्क अपने आपके माइंड में बना होगा ना, इस माइंड में आपके फ्रेमवर्क के साथ जब आप पॉइंट्स लिखोगे, जब आप पॉइंट्स आंसर अपना लिखोगे, तो आंसर का फ्लो भी आपका दिखाई देगा, आंसर के फ्लो के साथ में आपके पॉइंट्स भी जनरेट होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो डे 36 का क्वेश्चन है। यहां बात की जा रही है अपने पड़ोसियों के लिए भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन करते हुए बताइए कि यह समय के साथ किस प्रकार विकसित हुई है। तो यहां ध्यान रखना है कि भारत की जो विदेश नीति है, यहां किसके संदर्भ में आपको दर्शाने की जरूरत है, पड़ोसियों के संदर्भ में। तो यहां पड़ोसियों के संदर्भ में जब आप भारत की विदेश नीति बताओगे, तो एक एक पड़ोसी को उठाकर के बढ़िया आपके पास स्कोप है कि एक एक पड़ोसी के साथ में आपने भारत की जो विदेश नीति है इसको समझा दिया। फिर आप क्या बताओगे, पूछ रहा है किस प्रकार विकसित हुई है, तो किस प्रकार सभी राष्ट्रों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में यह विकसित हो रही है, इसको बताने के साथ अभी भी कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं हमारे विदेशी जो नीति में पड़ोसियों के साथ बनी हुई है। कुछ राष्ट्रों के साथ हमारी बेहतर आपको नीति का संचालन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ कुछ चुनौतीपूर्ण संबंध भी बने हुए हैं। तो ये भी बताना है और फिर आपको वे फॉरवर्ड में बताना है कि इसको कैसे हम इसका समाधान खोज सकते हैं। ठीक है, ये देखो प्रश्न की डिमांड है और इसी डिमांड पर देखो लिखा भी गया है कि पहले बता दिया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा है और अपने पड़ोसियों के साथ चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, रक्षा, सभी स्तरों पर बेहतर संबंध स्थापित किए हैं। ठीक, ये बताते हुए कंटेक्स्ट बताया और फिर ये फिगर बनाया। अब फिगर के माध्यम से आपने क्या किया, भारत बताया और फिर भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो प्रमुख रूप से देखो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे आपके क्या हो गए, पड़ोसी राष्ट्र हो गए। और एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि हम अपने मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो स्टेटमेंट भी यहां पर देखो काम आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं एक एक पड़ोसी राष्ट्र के साथ में कैसे भारत ने सहयोगात्मक संबंध बनाए हैं, लेकिन फिर भी आगे आपको बताना है कुछ चुनौतियां विद्यमान है और उन चुनौतियों का समाधान ही वे फॉरवर्ड में दे देना है आपको। अब भारत नेपाल के साथ देखो पंचेश्वर का निर्माण किया गया है, एक संयुक्त परियोजना है। और भी आपके फैक्ट्स यहाँ हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ जो कैंडिडेट ने फैक्ट बता दिए हैं उतने ही आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा और भी आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हो फैक्ट्स को। और नेपाल के साथ देखो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आपका सूर्य किरण है। वहीं भारत भूटान के संदर्भ में लिखोगे तो हाल ही में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया भूटान के सर्वोच्च सम्मान से। और दत्तक परियोजना के तहत आप बताओगे कि जो सड़कों का निर्माण हो रहा है बीआरओ के द्वारा भूटान में किया जा रहा है और भूटान एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र के रूप में हमेशा भारत का बना हुआ है। भारत चीन के साथ देखो बड़ा व्यापारिक संबंध तो है, अभी हमको यहाँ मुद्दे नहीं बताने हैं, यहाँ बताना है कि कैसे हम सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं अपने पड़ोसियों के साथ में। तो जैसे चीन के साथ जब बताना है तो हैंड इन हैंड जो सैन्य अभ्यास होता है। दूसरा देखो सबसे बड़ा अगर व्यापारिक भागीदार है भारत का तो कौन है, चीन है। श्रीलंका के साथ जब बताओगे तो श्रीलंका के साथ में आपातकाल के समय हमने क्या किया था, 3.5 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद की थी। कुछ सैन्य अभ्यास भी आपको याद आए तो लिख दो, जैसे मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हम करते हैं श्रीलंका के साथ। बांग्लादेश के साथ देखो संप्रीति सैन्य अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनका अनुपालन किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। वो बताते हुए यहाँ आपको ये दर्शाना है शुरुआत में कि भाई जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, एक एक पड़ोसी राष्ट्र के साथ हमने देखो वहां की जो आप समझिए परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल रहते हुए हमने अपनी नीतियों का, विदेश नीति का संचालन किया हुआ है। तो ये सारी नीतियां देखो हमने बनाई, भारत के संदर्भ में समझी। अब इसमें कहां पर द्वंद्वात्मक संबंध है, द्वंद्वात्मक संबंध मतलब कहां चुनौतियां आपके सामने नजर आती हैं। चुनौतियां देखो पहली आप बताओगे सबसे ज्यादा चुनौती किन दो राष्ट्रों के साथ में है, भारत और चीन के साथ में और भारत पाकिस्तान के साथ में। भारत बांग्लादेश के साथ में कुछ चुनौतियां देखने को मिली, अभी हाल ही में कुछ भारत नेपाल के साथ भी चुनौती देखने को मिली। तो क्या कर सकते हो आप, चुनौतियां बता करके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ चुनौतियां बताओ और सारे एक साथ आपको एक डायमेंशन कम से कम जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं और जहां ज्यादा है जैसे चुनौती बनी हुई है पाकिस्तान को लेकर के, चीन को लेकर के, नेपाल को लेकर के, यहां आप दो दो पॉइंट बनाओ और इसके साथ आप चुनौतियों वाले पॉइंट्स ज्यादा लिख सकते हो। जैसे यहाँ कैंडिडेट ने भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ ही बनाया है, लेकिन स्कोप यहाँ ज्यादा है आपके पास लिखने का, तो उसे आप अच्छे से और रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आगे जब संबंधों का विकास करना है, वे फॉरवर्ड देना है, तो नेबरहुड पॉलिसी, ये कुछ क्या होते हैं देखो कीवर्ड होते हैं, ध्यान रखना। तो जब भी आप पड़ोसी के संदर्भ में लिखो तो नेबरहुड पॉलिसी के बारे में लिखो, है ना। या आप क्या कर सकते हो, या देखो गुजराल सिद्धांत के बारे में जरूर बताओ, है ना। जब भी आप पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में या द्विपक्षीय संबंधों पर लिखो तो वहां वे फॉरवर्ड लिखने को आए तो ये कीवर्ड आपको नोट डाउन कर लेने हैं कि ये आपके आंसर में होने ही चाहिए। नेबरहुड पॉलिसी होनी चाहिए, है ना। सार्क की जो संधि है इसका अनुपालन, गुजराल सिद्धांत के बारे में बताओ, यूएन के द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं इस क्षेत्र के लिए उसका बताओ। अभी भारत सागर
प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, सागर प्रोजेक्ट के बारे में आप बताओ, ठीक है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देखो जो नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर कर आ रहा है, इसके बारे में बताओ आप। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आप वे फॉरवर्ड में जब शामिल करोगे तो ये दर्शाता है कि भारत और अपने पड़ोसी राष्ट्रों के बीच ये संबंध क्या करेंगे और बेहतर करेंगे। क्योंकि संबंध बिगाड़ने वाला काम कौन कर रहा है, बिगाड़ने वाला काम कर रहा है चाइना की बढ़ती हुई, चाइना का बढ़ता हस्तक्षेप। अब चाइना का बढ़ता हस्तक्षेप तभी कम हो सकता है जब भारत के द्वारा निर्धारित किए गई इन नीतियों का अनुपालन सफलतापूर्वक हो पाएगा, ठीक। फिर आपको कंक्लूड कर लेना है जो आपका क्या है, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में एक सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। इसके साथ आप अपना कंक्लूड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर, सुरक्षित एवं मैत्रीपूर्ण नेपाल भारत के लिए सुरक्षा एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो भैया यहां बताना है आपको सुरक्षा की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टिकोण से नेपाल कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो यहाँ नेपाल का महत्व बताना है, समझना है, तो उसके लिए पहले इंट्रोडक्शन बनाया गया और इंट्रोडक्शन में बताया कि 50 की जो भारत नेपाल की संधि हुई थी, ये मित्रता संधि दोनों के बीच में अभी भी दोनों के बीच बेहतर संबंधों का आधार बनी हुई है। और यहां पर आपको भारत और नेपाल के बीच चाहे भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इन संबंधों में आज भी दोनों के मध्य सहयोगात्मक रवैया देखा जाता है। ये हो गया कंटेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन बनाने का। लेकिन अभी कुछ विवाद आपको देखने को मिला है, चलो इसी प्रश्न में देखो समझ लेंगे कि विवाद को कैसे शामिल करना है। शामिल करने के संदर्भ में पहले डिमांड है प्रश्न में कि नेपाल की मांग नेपाल का महत्व बताना है भारत के लिए। तो जब नेपाल का महत्व बताओगे तो ये बताओ कि नेपाल, एक तो देखो यहां आपके पास मैप बनाने का भी बढ़िया स्कोप है। जब मैप आप भारत का बनाओगे तो वहां नेपाल की लोकेशन बताओ और बताओ कि जो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, इनके साथ नेपाल जो राष्ट्र है ये सीमा साझा करता है। तो बोले जब 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है तो कितना संवेदनशील क्षेत्र है भारत और नेपाल की विदेश नीति के लिहाज से, ठीक है, या द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से। दूसरा है कि नेपाल के साथ जो सीमा है हमारी, ये देखो हमेशा खुली रहती है और यहां जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए होता है। बोले जब खुली सीमा है तो फिर हमारे पास समस्या क्या आ सकती है, एक तो यहाँ पर अवैध प्रवास की समस्या, जाली मुद्रा, मानव तस्करी। जब चुनौतियां हम देखते हैं कि नेपाल की जो बाउंड्री साझा होती है इसके बीच चुनौतियों में ये सारी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इसलिए जो खुली सीमा है, इस खुली सीमा के लिहाज से यहाँ पर खुली सीमा पर जो मॉनिटरिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मॉनिटरिंग थोड़ी स्ट्रांग रखनी जरूरी हो जाती है, इसीलिए आपको यह भी बताना है। तीसरा आप बता सकते हो कि नेपाली जो नागरिक हैं, बहुत सारे नेपाली नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, रोजगार के अवसर के दृष्टिकोण से वो भारत में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से भी देखो महत्वपूर्ण हो जाता है। गोरखा सैनिकों के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। और क्या बता सकते हो, और आप बता सकते हो नेपाल महत्वपूर्ण इसलिए है चीन को काउंटर करने के लिए। ये तो जरूर बताना है। देखो चाइना को काउंटर करना है तो नेपाल के साथ अच्छे संबंध जरूरी हैं। अगर चाइना का हस्तक्षेप यहाँ पर बढ़ गया ये चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए, ठीक। अब भारत नेपाल संबंधों में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कौन सी हैं, पहली है शांति और मैत्री संबंधी जो समस्या है। शांति और मित्रतापूर्ण जो संधि 1950 की गई थी, यहाँ कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और चैलेंजेस में देखो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है क्षेत्र संबंधी विवाद। अभी आपने देखा होगा लिपुलेख और पानी, जो काला पानी का जो मुद्दा था, ये देखो भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद, क्षेत्र संबंधी जो मुद्दा है ये बहुत ज्यादा उभर कर आया है। यहाँ ओली सरकार जब बनी थी तो चाइना का हस्तक्षेप भी देखो यहाँ पर बढ़ा था। आपको बताना है ये सारी बातें। चीन का जब हस्तक्षेप बढ़ता है तो हस्तक्षेप बढ़ने के संदर्भ में भारत और नेपाल के बीच में क्षेत्रीय या क्षेत्र विवाद, क्षेत्र संबंधी विवाद भी देखने को मिलता है। हुआ क्या था, देखो बहुत साधारण तरीके से समझ लो। जो काली नदी है आपकी, अब काली नदी जहां पर सीमा बनाती है नेपाल के साथ में, और इधर उत्तराखंड आपका मौजूद है, तो यही देखो भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री मानी जाती है। लेकिन हुआ ये कि काली नदी जब ऊपर से आती है तो उसकी दो देखो रेखाएं हैं, दो आपकी क्या है, धाराएं हैं। अब दो धाराओं के बीच में विवाद यहां पर आया कि भारत क्या मानता है, भारत मानता है कि ये वाली जो धारा है इसकी, ये धारा है जो सीमा बनाती है नेपाल के साथ में। और वही नेपाल मानता है कि जो ये वाली धारा है, ध्यान से देखना, जो ये वाली धारा है इसको मानता है नेपाल, ये भारत और नेपाल के बीच की सीमा है। और इंडिया कौन सी, इंडिया मानता है इस वाली को कि ये नेपाल और इंडिया के बीच की सीमा है। तो इसीलिए जो बीच का इसका क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र है। और इन्हीं तीनों जो बीच का क्षेत्र है इसी में ही आपका लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी ये क्षेत्र आ जाते हैं। क्लियर। तो क्षेत्र संबंधी जो विवाद है ये बढ़ा भारत और नेपाल के बीच में, इसीलिए ये चर्चा में भी आया और आपसे प्रश्न भी पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है। अब इन्हें दूर करने का उपाय क्या है, देखो क्षेत्रीय विवादों को लेकर के बेहतर संवाद होना चाहिए। कोई भी विवाद होता है उस विवाद का उपाय सबसे अच्छा होता है बेहतर संवाद। तो संवाद करना बहुत जरूरी है। चूंकि नेपाल एक हमारा मैत्रीपूर्ण राष्ट्र रहा है, हमेशा से इससे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, तो सबसे बेहतर उपाय है कि संवाद के माध्यम से विवाद को खत्म भी किया जाए। और नेपाल अपने आप में एक संवेदनशील क्षेत्र है हमारे लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखो, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत क्या है आपका,
बड़े पैमाने पर मदद करता है, तो इसीलिए इन आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। क्लियर। और बेहतर कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत है नेपाल के साथ में। एक तो नेपाल के साथ जिन मुद्दों पर विवाद है उन मुद्दों पर आप संवाद के माध्यम से इस विवाद को खत्म करो, और बाकी क्या करो, जो विकासात्मक प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर बीआरओ का रोल बढ़ जाता है, तो विकासात्मक प्रोजेक्ट पर काम करो। उसके बाद जो सांस्कृतिक संबंध हैं, जैसे गोरखा सैनिकों को लेकर के या बहुत सारे जो नेपाली नागरिक हैं वो भारत में रोजगार के अवसर तलाशते हुए रहते हैं, तो इन सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। बौद्ध धर्म को लेकर के देखो, दोनों ही राष्ट्र जो हैं बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं, तो बौद्ध धर्म जैसे सांस्कृतिक पहलुओं पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को ही देखो आधार बनाया जाता है दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध बेहतर करने के लिए। अब इसी आधार पर देखो बता सकते हो आप, यहाँ देखो आपके पास में क्या होना चाहिए, यहाँ आपके पास में कीवर्ड है बफर स्टेट। तो बेहतर जब संबंध स्थापित होंगे तो नेपाल जो है आपका बफर राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। बफर राज्य देखो कैसे, चीन ऊपर है आपका, भारत नीचे, और बीच में है बफर स्टेट। अब बफर स्टेट के माध्यम से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। क्लियर। तो नेपाल यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस आधार पर आपने कंक्लूड कर दिया अपने आंसर को। आगे बढ़ते हैं, अगला आंसर लेते हैं। यह आंसर देखो इंग्लिश में है और ये आपका डे 37 का आंसर है। तो इंडिया इज ए ईयर ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। देखो यहां पर श्रीलंका के साथ संबंधों की बात की जाएगी और पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंडिया इज ए ईयर्स ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रेसिडिंग स्टेटमेंट। ठीक, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। और इसके बाद क्वेश्चन है, डिस्कस इंडियाज रोल इन द करंट क्राइसिस इन श्रीलंका। यानी कि इंडिया हमेशा से ही श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र रहा हुआ है, दोनों के बीच संबंध रहे हुए हैं बेहतर, लेकिन अभी वर्तमान में श्रीलंका में जो क्राइसिस आई हुई है, अब इस क्राइसिस में भारत का रोल कितना महत्वपूर्ण है उसको डिस्कस करना है, या भारत ने अपना रोल किस तरीके से निभाया है उसको बताना है। तो पहले आपने देखो इंट्रोडक्शन बताया, तो इंटेलेक्चुअली, कल्चरल और लिंग्विस्टिक, ये एक्सचेंज भारत और श्रीलंका के बीच लगातार देखो होता रहा है पिछले 2500 वर्षों से। ये आपने बढ़िया भूमिका बनाई और भूमिका बताते हुए फिर सिग्निफिकेंट बता दिया। अब सिग्निफिकेंस बताना है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में, तो वहां आप हिस्टोरिक बेस पर भी बता सकते हो, चोला एंड ब्रिटिश कॉलोनी के संदर्भ में, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बता सकते हो, एफटीए जो होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है, पॉलिटिकल एंगल से बता सकते हो, और ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी की जाती हैं। ये आपको सिग्निफिकेंस जब बताना है, सिग्निफिकेंस में ये दिखाना है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के जो हित हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारा देखो पड़ोसी है श्रीलंका, एक तो आपने मैप दिखा के, मैप पर ये लोकेशन दिखाई, लोकेशन के साथ में भारत के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है, आर्थिक, भू राजनीतिक, सांस्कृतिक, है ना, या ऐतिहासिक, सभी दृष्टिकोण से आपको बता देना है, या रक्षा की दृष्टि से, तो सभी क्षेत्र की दृष्टिकोण से ये बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। इन ब्रीफ इसको समझाना है। इन ब्रीफ इसलिए समझाना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई जो क्राइसिस आया हुआ है, और क्राइसिस आपका मिसमैनेजमेंट को लेकर है, फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के है, जो आर्थिक नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन गलत तरीके से किया गया श्रीलंका के संदर्भ में, और इसी कारण से जो अनस्टेबिलिटी देखी गई आपकी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, तो पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी देखी गई, इस संदर्भ में ही आपका जो श्रीलंका है वर्तमान में इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के संदर्भ में वहां की जो स्थितियां हैं बदतर हुई हैं, और यहां इंडिया एक बड़े भाई की तरह एक बड़ी भूमिका में आ सकता है, और वो रोल देखो निभाया भी है। कैसे? सबसे पहले उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस किया, है ना, फाइनेंशियली असिस्ट किया। देखो यार यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता है भारत, फिर भी कोशिश की गई भारत के द्वारा कि लगभग $4 बिलियन का सपोर्ट किया गया, फाइनेंशियल एड दिया गया, और आगे ह्यूमैनिटेरियन बेस पर। अब फाइनेंशियल बेस पर नहीं कर सकता है, लेकिन भारत हमेशा कोशिश करता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है इस आधार पर सहायता की जाए अपने सभी पड़ोसियों की, चाहे वह श्रीलंका के दृष्टिकोण से देखो, चाहे मालदीव के दृष्टिकोण से देखो, जहां जहां संकट दिखाई दिया, या कोविड के दौरान देखो, तो ये वाला एंगल जो है हमेशा आपको शामिल करना है जब भी भारत और पड़ोसी राष्ट्रों के बीच में आप लिखोगे अपने डायमेंशन में, जब भी शामिल करोगे इसको। तो इंडिया ने देखो क्या किया, घड़ियाल जो है आपका उसे डिप्लॉय किया था, और किस लिए किया था, जो क्रिटिकल लाइफ सेविंग जो मेडिसिन हैं वो श्रीलंका तक पहुंचाई जाएं। ठीक, तो इस तरीके से देखो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर असिस्ट करने की कोशिश की। रिवाइविंग टूरिज्म, अब श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। अब ये आता है कोविड, आपका कोविड में क्या होता है, इसकी इकोनॉमी को बुरी तरह से बुरी तरीके से प्रभावित होती है किसकी, श्रीलंका की इकोनॉमी। अब उसको रिवाइव करने में भारत ने बड़े पैमाने पर मदद की थी। यहां देखो एयर बबल अरेंजमेंट जो किया गया भारत के द्वारा उसको बताना है आपको, है ना, श्रीलंका से कुशीनगर के लिए जो फ्लाइट्स अरेंज की गई, तो ये आपको क्या बता देना है, रिवाइव करने में भारत ने मदद की श्रीलंका के टूरिज्म को। चौथा देखो यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के भारत के द्वारा असिस्ट किया गया श्रीलंका को। यहाँ त्रिकोमाली, अब त्रिकोमाली जो ऑयल टैंक है इसके माध्यम से देखो 100 जो मेगावाट है सोलर पावर प्लांट लगाया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से श्रीलंका
क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था और उस क्राइसिस के दौर में भारत ने कैसे वहां पर मदद की है और जो पॉसिबल वेज हो सकते थे उन सारे पॉसिबल वेज में भारत ने कोशिश की है कि श्रीलंका की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके, ये बताया। यही प्रश्न की डिमांड थी। लेकिन बताना है कि भाई फिर भी भारत के सामने कुछ इश्यूज थे ऐसे जिसके चलते जो रिलेशन है उतने प्रगाढ़ नहीं देखने को मिलते हैं और इसी संदर्भ में मौका मिलता है चाइना को हस्तक्षेप करने का। और क्या इश्यूज हैं? पहला इशू आता है तमिल मुद्दा। अब तमिल को लेकर के देखो, तमिल मुद्दा हमेशा से भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में एक बड़ा विवादित मुद्दा रहा है। तो पहला तमिल इशू बताया, दूसरा चाइना फैक्टर बताया। अब चाइना ने क्या किया है, जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में स्थित है, हम्बनटोटा पोर्ट, इसको 99 साल के लिए आगे लीज पर ले लिया है। ठीक, लीज पर ऐसे ले लिया है कि बड़े पैमाने पर कर्ज उठाया गया श्रीलंका के द्वारा और श्रीलंका उसको क्या कर पाया, नहीं भरपाई उसकी कर पाया। तो चाइना ने क्या किया, फिर ये क्या किया, इसको हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर उठा लिया 99 साल के लिए। ठीक, कि हम इससे भरपाई करेंगे, जो प्रॉफिट होगा इसके माध्यम से जो तुम्हें लोन दिया इसकी हम भरपाई करेंगे। तो ये भारत के लिए चैलेंजिंग है। और फिशरमैन इशू हमेशा से ही रहता है। ठीक है, कच्चा तीवा आप जानते हैं जो आइलैंड है, ये देखो मुद्दा बना हुआ था अभी कुछ समय पहले, तो इसको बताना है। इसके चलते फिशरमैन जो मछुआरे हैं इनका मुद्दा बना रहता है। इंडिया जो फाइनेंशियल एश्योरेंस है, अब इसको क्या है भैया, देखो फाइनेंशियली असिस्ट करने की जरूरत है। श्रीलंका पर क्राइसिस है तो हम बढ़िया बढ़िया बातें कर करके उसकी मदद तो कर नहीं सकते, उसको चाहिए क्या, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। अब भारत खुद ही एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता रहता है कुछ मुद्दों पर। हालांकि हमारे पास फाइनेंशियली हम इतना क्राइसिस से जूझते नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना भी नहीं रहता है कि हम क्या करें, हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों की इतने बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल एड दे सके, प्रोवाइड कर सके। हमारी भी यहाँ पर क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं। तो उन लिमिटेशंस को भी देखो ध्यान रखने की जरूरत है, यह भी एक चैलेंज है भारत के लिए। अब इसी आधार पर आपको जब कंक्लूड करना है तो यहाँ देखो बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं, जैसे नेबरहुड फर्स्ट, आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ये क्या है आपका जो सागर विजन है, जो सागर विजन है इसको आपको बताना है। तो सागर विजन के साथ, नेबरहुड फर्स्ट के साथ, या आप बताओगे नॉन ट्रांजेशनल नेचर ऑफ असिस्टेंट। देखो ये क्या है, ये देखो ये होता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे। गुजराल सिद्धांत यही है कि अपने पड़ोसियों की हेल्प तो करो, लेकिन बदले में आप ये उम्मीद मत करो कि आपके पड़ोसी भी आपकी हेल्प करें। और इसी के साथ भारत को अपनी पड़ोसियों के साथ में नीति का अनुपालन भी करना चाहिए। क्लियर बात है, तभी भारत क्या होगा, एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर देखो समझ में आया होगा कि ये आंसर किस बेस पर लिखना है। क्या लिखना था पहले भाई, पहले आपको बता देना था कितने महत्वपूर्ण है दोनों के बीच संबंध। फिर प्रमुख डिमांड थी कि क्राइसिस जो आया हुआ है, क्राइसिस बताया, और उसके बाद इंडिया का रोल। इंडिया का रोल मतलब है कैसे अपने रोल को निभा पाया है भारत यहाँ पर, किस किस किन किन डायमेंशन पर भारत ने सभी डायमेंशन पर कोशिश की है कि मदद की जाए श्रीलंका की। फिर आगे कुछ चैलेंजेस रहे और चैलेंजेस के साथ आपने कंक्लूजन दे दिया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स एक्सपेंशन इन इंडिया कंटेक्स्ट, बिकॉज इन इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया फेस्ड। अब देखो यहां पर क्या बताना है, पहले बताना है कि जो ब्रिक्स है आपका, ब्रिक्स का जो अभी एक्सपेंशन देखने को मिला है जनवरी 2024 की न्यूज है ये, जहां पर ब्रिक्स का एक्सपेंशन करने की बात की गई। यानी कि मेंबर अभी वर्तमान में थे 5, ठीक है, जनवरी से इसमें मेंबर हो चुके हैं 10। हालांकि बात जो की गई थी 6 मेंबर बढ़ाने की बात की गई थी कि ब्रिक्स में 6 मेंबर्स आपके बढ़ाए जाएंगे। और 6 कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो 5 कैंडिडेट ने बताए हैं और ये आप बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कि ब्रिक्स जो है आपका, ये अपने आप में 5 मेंबर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। वर्तमान समय में देखो ये सदस्य थे एक्सपेंशन से पहले। एक्सपेंशन के बाद में बोला गया कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये राष्ट्र और हैं जो ब्रिक्स में शामिल किए जाएंगे, अभी हो चुके हैं। एक राष्ट्र और था आपका अर्जेंटीना। चूंकि अर्जेंटीना में सरकार बदल गई तो फिर अर्जेंटीना भी बदल गया, बोला हम भाई शामिल नहीं हो रहे हैं आपके साथ में। तो ये कंटेक्स्ट था इसका। इसी कंटेक्स्ट के संदर्भ में यहाँ प्रश्न है आपका कि ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत के लिहाज से क्या महत्व रखता है। फिर देखो यहाँ फिगर आप बनाओगे, फिगर में आपको वो सारे राष्ट्र, पहले देखो यहाँ कितने अच्छे से कैंडिडेट ने बताया है, ये जो ब्रिक नेशन है ये पहले वाले हैं 5, और फिर ये न्यूली एडेड कंट्रीज हैं जो नए ऐड हुए हैं, उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यह भी आपको सीखना है कि जो फिगर वगैरह आप बनाओ और फिगर के माध्यम से ज्यादा क्या करो, एग्जामिनर को समझा सको कि बिना पढ़े आपका फिगर देखकर वो समझ जाए। फिर देखो आपको बताना है सिग्निफिकेंस आपका, किस तरीके से ही एक्सपेंशन जो है कितना महत्व रखता है भारत के लिए। और भारत के संदर्भ में जब महत्व दिखाओगे तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से दिखाओ कि इकोनॉमिकली देखो भारत को एक जो व्यापारिक संबंध हैं इन राष्ट्रों के साथ में वो बेहतर हो सकते हैं। जैसे अफ्रीकन जो राष्ट्र आपके शामिल किए गए हैं, कौन कौन से, इजिप्ट है आपका, इथोपिया है, साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका देखिए पहले से है, इजिप्ट और इथोपिया को ऐड करने की बात की गई है और हो चुका है। तो यहां से क्या है, अफ्रीका जो है एक बड़ी बाजार के रूप में भारत को दिखाई दे रहा है और बेहतर संबंध स्थापित हो सकते हैं ब्रिक्स के माध्यम से। क्लियर।
और जो ग्लोबल स्टेज पर रिकॉग्निशन मिलेगा ब्रिक्स को, जैसे आपका नाटो को मिला हुआ है, बहुत सारे आपके ग्लोबल जो आपके ग्रुप्स हैं, जो वैश्विक ग्रुप्स हैं, वैश्विक समूह हैं, जैसे जो वेस्टर्न आपके जहां पर वेस्टर्न प्रभुत्व ज्यादा दिखता है, वेस्टर्न डोमिनेंस ज्यादा दिखता है, तो उस वेस्टर्न डोमिनेंस को भी कम किया जा सकता है। क्लियर? और आप बता सकते हो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा आपका अलायंसेस का, तो वह जियोपॉलिटिकली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिप्लोमेटिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। फिर आप बताओगे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, है ना, चाहे आपका क्लाइमेटिक चेंज का मुद्दा हो, टेररिज्म का मुद्दा हो, ग्लोबल गवर्नेंस का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को ब्रिक्स के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उठाया जा सकता है। अभी आप बताइए, जब 5 राष्ट्र हैं आपके ब्रिक्स के सदस्य और यही बढ़कर के जब आपके 10 हो जाते हैं, तो ब्रिक्स का जो दबदबा है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना, ब्रिक्स को भी लोग लोड लेना शुरू करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं। फिर तो चैलेंजेस, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो ये राष्ट्र जो हैं यहाँ पर शामिल हैं, इनके बीच में खुद अपने आप में आपसी कुछ मतभेद दिखाई देते हैं। जब आपस में ही तुम्हारे मतभेद रहेंगे, तुम एक वैश्विक पावर के रूप में कैसे सामने आओगे? उसके लिए पहले आपसी मतभेद खत्म होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्सियसनेस आपका दिखाई देता है यहाँ पर, है ना, सभी की प्रायोरिटीज आपकी अलग अलग दिखाई देंगी। फिर जियोपॉलिटिकल जो टेंशन बनी हुई है वही अभी जो समझाया गया। तीसरा आप बता सकते हो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज में देखो, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं इसमें जो विकसित हैं, विकासशील से विकसित दौर में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम विकसित हैं, है ना, जो विकासशील, अभी विकासशील की घड़ी में है, शुरुआती स्टेज में है। कुछ अफ्रीकन राष्ट्र ऐसे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, तो हो सकता है जो इस समूह के तौर पर जो एक नीति बनाई जाएगी, कोई भी पॉलिसी लाई जाती है, वो सभी के पैमानों पर सेट ना बैठे। तो ये एक चैलेंज हो सकता है कि कैसे इसको लागू किया जाएगा। फिर देखो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज रहती हैं। डोमेस्टिक प्रायोरिटीज में देखो, आपका चीन है, संरक्षणवादी नीति अपनाता है, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब आप अगर एक ग्रुप के रूप में काम करोगे, तो आप क्या है ना, आपको ये डोमेस्टिक प्रायोरिटीज छोड़नी पड़ेंगी, आपको ग्लोबल प्रायोरिटीज पर आना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं, जैसे एनडीबी ब्रिक्स को लेकर के यहाँ इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। ये सारे जो चुनौतियां हैं, ये ब्रिक्स में भारत का जो महत्व है, ब्रिक्स भारत के लिए जो महत्वपूर्ण है, और भारत का देखो जो दायरा है, भारत का जो दायरा है वो बढ़ेगा, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे आपका इंटरनेशनली हो, यानी कि चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखो, चाहे जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखो, आर्थिक लेवल पर देखो, हर जगह पर देखो, भारत का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। लेकिन बढ़ेगा जब ना, जब आप इन चैलेंजेस को दूर कर पाओगे। और इन चैलेंजेस में बड़ी जो चुनौती हर्डल है, एक तो भारत और चीन के बीच संबंध ही है। देखो एग्जाम्पल ले लो, संयुक्त राष्ट्र में भारत सदैव स्थायी सदस्यता की बात करता रहता है। ठीक, अब स्थायी सदस्यता को लेकर के सबसे बड़ा हर्डल भारत के सामने कौन है? भारत के सामने रहता है चाइना। बोले चाइना लगातार इसका विरोध करता रहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, अब बताओ यार, फिर इन सब मानसिकता के साथ में आप कैसे इस संगठन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो, है ना? तो उसके लिए पहले इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है। अब वे फॉरवर्ड में आपको बताना है जो सोशियो इकोनॉमिक है। देखो सोशियो इकोनॉमिक एंगल पर काम करो, फिर सिलेक्टिव एक्सपेंशन पर काम करो, और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन प्लान्स बनाने की जरूरत है, बॉटम अप अप्रोच के साथ में काम करने की जरूरत है। ये देखो कीवर्ड होते हैं, इन कीवर्ड्स को आपको शामिल करना है अपने उत्तर में, और इसको एक्सप्लेन करना है, कुछ एग्जांपल्स आपको डालने हैं, डेटा अगर है आपके पास उस डेटा को शामिल करो, और बेहतर आप वे फॉरवर्ड डालो, है ना। वे फॉरवर्ड के साथ में देखो कुछ कीवर्ड आप अपने पास लिख लिया करो, जैसे P2P कॉन्टेक्स्ट की बात की गई अभी। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ बढ़िया कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, और उन कीवर्ड्स को आप कोशिश करना कि आप जब भी अपना वे फॉरवर्ड लिखना, तो ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जो बोला जाता है ना, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कीवर्ड लिखना है। तो ये सारे शब्द ही आप शामिल करोगे ना अपने आंसर में, तो आपका स्वाभाविक सी बात है, आपका कंक्लूजन भी बेहतर होगा, और इंट्रोडक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा किस आधार पर बनाना है। ठीक, तो चलो 36 से आपका 40 तक ये जो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर कुछ आंसर्स का एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, उससे समझ में आया होगा भाई कि ये जो फॉर्मेट बनाया जाता है, उन फॉर्मेट में आप क्या है, ग्राफ्स के बेस पर चीजें सीख सकते हो। यहाँ डायग्राम्स वगैरह देखो, आप सीखा करो, देखा करो कि कैंडिडेट ने डायग्राम्स किस तरीके से बनाए हैं। अगर आप नहीं बना रहे हो तो यहाँ से देखो ना, सीखो कम से कम कि डायग्राम कैसे बनता है। आप लगातार पैराग्राफ में ही लिखते चले आ रहे हो, तो यहाँ सीखो कि भाई पैराग्राफ में ही लिखने से आंसर आपका, देखो एक तो वर्ड लिमिट नहीं कंट्रोल होती है, वर्ड लिमिट ज्यादा निकल जाती है। दूसरा, जो चेक करने वाला एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर को आप प्रेजेंटेशन सबसे पहला देखो, सबसे पहले वो क्या करता है, फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है आपकी कॉपी देख करके आपका प्रेजेंटेशन ही देखेगा, पढ़ना तो उसके बाद शुरू करेगा ना कंटेंट आपका। तो जब प्रेजेंटेशन में आप ग्राफ्स वगैरह का आप इस तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, तो फिर आपका आंसर क्या है, आंसर भी बहुत ही
वो चेक करने में भी वो क्या होगा, उबाऊपन सा उसको आएगा। ठीक है, आप ही देखिए, आप एक आंसर देखते हो जो एक पैरा में लिखा हुआ है और बढ़िया प्रेजेंटेशन पर काम करते हुए कोई आंसर अगर किसी ने लिखा हुआ है तो आपको चेक करने में मजा किस में आता है ना। वैसे एग्जामिनर का भी माइंडसेट रहता है, इसीलिए आपको यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, अपने प्रेजेंटेशन पर भी काम करने की जरूरत है। राइटिंग तो आपको पढ़ने लायक लिखनी ही है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना है, तभी आप अच्छा नंबर पा पाओगे। ठीक है, चलो फिर इसको खत्म करते हैं। आगे क्या है, 1-2 दिनों में ही आपका पेपर 3 देखो शुरू हो जाएगा, वहां से पेपर 2 कंप्लीट होने वाला है और पेपर 3 स्टार्ट हो जाएगा, और पेपर 3 कंप्लीट होके पेपर 1, 2, 3 इस तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, जो पहला वाला है ग्रुप वहां पर पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के अंदर अगले। अगर कुछ है जैसे दोस्त पेपर 3 ही करना चाहते हो तो केवल पेपर 3 आप शुरू कर सकते हो, वहां पर जुड़ जाना। और जो 20 से 25 दिन का टारगेट बनाया गया है जहां पर हम कंप्लीट कर लेंगे पेपर 3 की आंसर राइटिंग। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। धन्यवाद। और अगर पसंद आया करे तो फीडबैक वगैरह दिया करो कि हाँ ठीक है, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक।